हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 23। और आज के लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रकाश की एक नई परिघटना प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो देखिए थोड़ा सा एक परिचय करते हैं कि आपने अब तक प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। जैसे आपने परावर्तन पढ़ा यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन पढ़ा यानी रिफ्रैक्शन, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पड़ी अर्थात इंटरफेरेंस, आपने प्रकाश में विवर्तन की घटना पड़ी यानी डिफ्रैक्शन, आपने लाइट की ये घटनाएं पढ़ी, ये फिनोमेनास पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा। तो बच्चों ये जो परिघटनाएं अभी तक हमने पढ़ी, आप विशेष रूप से ध्यान दें कि ये घटनाएं देखें जो तरंगें होती हैं। अभी हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें प्रकाश को हम क्या मान के चल रहे हैं? तरंग यानी वेव। लाइट क्या है? लाइट को क्या मान के चल रहे हैं? वेव, तरंग। अब तरंग बच्चों दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। तो बच्चों एक विशेष बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चार घटनाएं हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये उन सभी तरंगों में होती हैं, चाहे वो अनुदैर्ध्य हों या अनुप्रस्थ हों, यांत्रिक तरंगें हों या फिर कैसी हों बच्चों? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हों। यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों में होती हैं। जैसे आपने ये घटना साउंड में भी पढ़ी है, ध्वनि तरंगों में भी। वो कैसी हैं? अनुदैर्ध्य। ध्वनि क्या है बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंग है यानी साउंड। और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण लाइट, प्रकाश। तो देखें परावर्तन ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है, ठीक है ना। अपवर्तन ध्वनि में भी होगा, प्रकाश में भी होगा। व्यतिकरण ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है। विवर्तन ध्वनि में भी होता है, प्रकाश में भी होता है। यानी ये चारों घटनाएं दोनों प्रकार की तरंगों में होती हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे वो ट्रांसवर्स वेव्स हों। लेकिन बच्चों अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्रकाश का ध्रुवण, ये जो ध्रुवण वाली घटना है ये केवल यानी पोलराइजेशन, ये घटना केवल बच्चों किस में होगी? अनुप्रस्थ तरंगों में ही होगी। अगर तरंग अनुप्रस्थ है तभी उसमें ध्रुवण की घटना होती है। अनुप्रस्थ तरंगें इन्हीं में होगी, अनुप्रस्थ तरंगों में होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई अनुप्रस्थ तरंगों की एक तरीके से ध्रुवण की घटना। अनुदैर्ध्य तरंगों में ये घटना नहीं होगी। अभी बच्चों एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें नहीं होगी ध्रुवण की घटना। और आपको पता है बच्चों लाइट अनुप्रस्थ तरंग है। आपने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत में पढ़ा कि लाइट क्या है बच्चों? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग जो नेचर में कैसी है? अनुप्रस्थ है। उसमें क्या होता है कि तरंग संचरण की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लंबवत दिशा में कंपन करते हैं और आपस में भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर में आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है।
अभी हम बताएंगे उसको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ये ध्यान बना रहेगा। हाँ तो बच्चों, जो प्रकाश है यानी लाइट क्या है, तरंग है यानी वेव है, और वो भी कैसी वेव, ईएम वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग है बच्चों। कैसी है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ईएम वेव है। ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। और नेचर में कैसी है, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव है। और अभी हमने बताया था कि ध्रुवण की घटना बच्चों केवल ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है, तो लाइट में होगी। अब लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक रिवीजन कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का। हमने बताया था बच्चों कि जैसे यहाँ समझें, जैसे मान लीजिए ये जेड अक्ष है, क्या है बच्चों, जेड एक्सिस, और ये मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, तीनों आपस में लंबवत होती हैं, ये आपको पता है। अगर लाइट यानी जो लाइट वेव है, जो तरंग है, वो जेड अक्ष की दिशा में चल रही हो, तरंग किधर जा रही है, इस दिशा में, ये है तरंग संचरण की दिशा। लाइट की बात हो रही है, प्रकाश तरंग की दिशा है, इस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है। कौन सी तरंग बच्चों, प्रकाश तरंग। तो अभी बताया कि ईएम वेव है, इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, केवल उसका जो कन्फिग्रेशन है उसको समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत कंपन करते हैं, और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं, ये पीछे पड़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, बड़े से मतलब एक साइकिल बनाएंगे, केवल एक साइकिल बना लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कंपन कैसे हो रहे हैं बच्चों, देखिए ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप कहेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। लेकिन नहीं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा कि ध्रुवण है क्या, ध्यान से समझें। नहीं बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन देखें बच्चों, तरंग इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, तरंग ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, यानी लंबवत हो गया, यानी कैसा हो गया, अनुप्रस्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष ये तरंग ट्रांसवर्स हो गई, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होगा, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को, ये वाला, चलो बाद में बना देंगे। अब बनाना है हमें बी यानी लंबवत। अब दूसरे कलर से बना देते हैं बच्चों, जिससे समझने में आसानी होगी। हमने केवल 2 पल्स यानी एक साइकिल बनाई है केवल बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, समझ रहे हैं ना, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए ये है ई,
जो वाइट कलर से हमने वाइट चौक से बनाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को बता रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ बच्चों, ये है बी। तो ये आपस में लंबवत हैं, जैसे ई इस तल में ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं ऐसे, और बी ये जो है वो ऐसे लंबवत रखा, यानी ये एंगल 90 का है बच्चों, क्योंकि ये एंगल 90 का है, यहाँ पर ये एंगल भी 90 का है इसके साथ, ठीक है ना। ऐसे ई और ये बी, ये ई और तरंग गई ऐसे, तीनों आपस में लंबवत परपेंडिकुलर। चलिए थोड़ा सा रहने दीजिए, समझना ही तो है। आपको कलर डिफरेंट लग रहे होंगे, ये मैंने एक्चुअली और रेड कर दूं से आपको लगे कि हाँ रेड है। अब आपको दोनों क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे से ओरिएंटेड हैं। तो अब यहाँ एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि जो ध्रुवण की घटना है वो प्रकाशीय घटना है, ऑप्टिकल फिनोमेना है बच्चों, प्रकाशीय घटना है। तो अब इसमें ई भी है, बी भी है। तो अब हम जब प्रकाश का ध्रुवण पढ़ेंगे बच्चों तो केवल ई की बात करेंगे। क्यों करेंगे केवल ई की बात? क्योंकि बच्चों जो प्रकाशीय घटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इन सब में प्रकाशीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि देखें बच्चों, E अपॉन बी बराबर सी आपने पढ़ा है, तो E बराबर बी इंटू सी या सी इंटू बी। तो E का मान B से C गुना है। C गुने का मतलब E बराबर 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ इंटू बी। जैसे B का मान 1 टेस्ला अगर रखें, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा बच्चों? 3 इंटू 10⁸, यानी 30 करोड़। सॉरी बच्चों, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम। चलिए पहले इस टॉपिक को तो समझ ही लें, अभी लाइटिंग प्रॉब्लम दूर करेंगे बच्चों। तो 3 गुणा 10 की घात 8 कितने हो गए बच्चों? 30 करोड़। 3 पर आप 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़। 30 करोड़ गुना वैल्यू मिलेगी ई की। जैसे बी 1 टेस्ला ले लें तो ई कितना आएगा बच्चों? ये 1 टेस्ला तो ये 3 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम केवल अब यहाँ जो चर्चा करेंगे वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम फिगर बनाएंगे तो केवल वाइब्रेशन किसके देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के, वैद्युत क्षेत्र सदिश के दोलनों को ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखें दोलन, ई के दोलन कैसे हो रहे हैं? अप डाउन, एक दिशा में, एक रेखा में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाइब्रेशन को यहाँ बनाना चाहें बच्चों, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा जेड, ठीक है, समझ रहे हैं? तो वाइब्रेशन हो रहे हैं एक्स जेड प्लेन में। कौन सा प्लेन? एक्स जेड प्लेन, अप एंड डाउन। तो बी से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अब मैं बी को हटा देता हूँ बच्चों, फिर केवल ई रह जाएगा इसमें। हाँ तो बच्चों, अब हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया है, क्योंकि अब ध्रुवण की घटना में हम केवल, जब भी हम प्रकाश की बात करेंगे तब आप चुंबकीय क्षेत्र सदिश के वाइब्रेशंस की ही बात करेंगे, वो सॉरी वैद्युत क्षेत्र के कंपनों की ही बात करेंगे, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव बहुत नगण्य है। और प्रकाशीय घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम कहेंगे कि प्रकाश के कंपन
तो आप समझ जाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेशंस की बात हो रही है। तो देखें बच्चों, यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है वो एक लाइन में ऐसे अप एंड डाउन इस तरीके से यहाँ वाइब्रेशन कर रहा है। ये क्लियर, ये वाइब्रेशन हुए। इन वाइब्रेशन को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बच्चों, प्रकाश में होता क्या है कि अगर ये साधारण प्रकाश है, कौन सा प्रकाश, अगर ये साधारण यानी प्राकृतिक प्रकाश, जैसे इसे हटा दें बच्चों, देखना बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ध्रुवण की घटना को। हम नेचुरल लाइट की बात कर रहे हैं। नेचुरल लाइट का मतलब जो लाइट सन से आ रही हो, जैसे ये सन है, सन से आने वाली सीधी जो लाइट है, इस लाइट की बात कर रहे हैं। या कोई प्रकाश स्रोत जैसे कैंडल है, इस कैंडल से आने वाला प्रकाश हो, या आपके कमरे में एक बल्ब लगा है, उससे आने वाला प्रकाश हो, ये सब कैसे प्रकाश हैं बच्चों? ऑर्डिनरी लाइट, नेचुरल प्राकृतिक प्रकाश, उसकी बात हो रही है। तो होता क्या है बच्चों, ये एक तल में हो गए। ये कंपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन हैं इस ब्लैक बोर्ड के तल में है, यानी इस प्लेन में, एक्स जेड तल में। ये प्लेन बनाया हमने, इस तल में वाइब्रेशन हो रहे हैं एक ही रेखा में, अप एंड डाउन, ऐसे एक रेखा में हो रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में संभव होते हैं। यानी अब जैसे दिशा बनाने के लिए मैं यहाँ सुविधा के लिए यहाँ से कुछ तरंगें ऐसी भी चल रही होंगी बच्चों। कैसी? जैसे इस लाइन को मैं तिरछा बना दूँ थोड़ा, तो समझने में और आसानी होगी, जिससे और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ लंबवत दिशा दिखाना थोड़ा टिपिकल रहेगा, तो आसानी हो जाएगी बच्चों। देखें जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, मान लो ये जेड एक्सिस मैंने ऐसे बना ली तिरछी सी, ये जेड एक्सिस है, यही प्रकाश संचरण की दिशा है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो वाइब्रेशन थे बच्चों सीधे सीधे एक रेखा में हो रहे थे, वो ये हो गए। थोड़ा तिरछा बना रहे हैं क्योंकि हमने फिगर भी थोड़ा तिरछा बनाया है ना। ये कौन सा वाइब्रेशन है बच्चों? जो ये वाला है, ठीक है ना, तिरछा कर दिया है हल्का सा, समझ रहे हैं? लाइन थोड़ी बच्चों गड़बड़ हो गई, तिरछी लाइन अच्छी नहीं लगती बच्चों, डिस्टर्बेंस हो रहा है आज। किधर जा रही है भाई? तो ये वाला वाइब्रेशन ये हो गया। अब देखें कुछ वाइब्रेशन ऐसे, एक तरंग ऐसे भी जा रही होगी, ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, तरंग ऐसे इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ऐसे भी आ रही होगी बच्चों। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसे वाइब्रेशन भी हो रहे होंगे, यूं समझना, दिस वन, इस तरीके से। तो उसमें वाइब्रेशन ऐसे हो रहे होंगे, वो वाइब्रेशन मैंने दिखा दिए, ये इनके परपेंडिकुलर हैं। ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे और ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे, ऐसे वाइब्रेशन भी होंगे। इस दिशा में भी कंपन हो रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस दिशा में नहीं होंगे, ये तो तरंग संचरण की दिशा है, उसके लंबवती होते हैं। ये सभी वेक्टर बच्चों इस तरीके से है कि इनके साथ 90 एंगल बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 90 एंगल बनाने का अर्थ ये है मेरा, जैसे ये तरंग संचरण की दिशा हो तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे हो रहे होंगे। देखिए 90 डिग्री एंगल ही बनेगा, ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे देखें। ये तरंग संचरण की दिशा,
वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे होंगे, 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 ऐसे भी, सभी संभव दिशाओं में संभव होंगे बच्चों वाइब्रेशंस। तो ये सभी संभव दिशाओं में हो रहे हैं। तो ये जो लाइट है ये बच्चों साधारण प्रकाश हमने बनाया है, इसमें सभी संभव दिशाओं में कंपन संभव हैं, सिमेट्रिकली, सममिति है एक। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, सभी संभव दिशाओं में वाइब्रेशन हो रहे होंगे। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है कि फिगर को एक थोड़ी सी सिमेट्री प्राप्त हो सके। ये वाइब्रेशन समझ में आ गए, जैसे ये वाइब्रेशन ऐसे 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 सभी, और दिशाएं सभी लंबवत हुई। तो ऐसा प्रकाश बच्चों कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। ये क्या है? अध्रुवित प्रकाश, या साधारण कह लें, जो नेचुरल या प्राकृतिक कह लें, अध्रुवित प्रकाश ही लिखते हैं अभी। तो पहले अध्रुवित प्रकाश समझेंगे, फिर ध्रुवित क्या होता है उसको समझेंगे, ध्रुवण की घटना समझ में आ जाएगी। अध्रुवित प्रकाश, क्लियर? अब इसको हटा देते हैं बच्चों समझाने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों ये जो प्रकाश है वो कैसा रहा? अध्रुवित प्रकाश। दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश हो गया बच्चों। इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको साधारण प्रकाश भी कह सकते हैं, साधारण प्रकाश, दैट इज ऑर्डिनरी लाइट। प्राकृतिक प्रकाश भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ध्रुवण का समझना है, तो हम ध्रुवित और अध्रुवित की बात कर रहे हैं, इसलिए अध्रुवित प्रकाश लिखा है। तो प्राकृतिक प्रकाश जो होता है बच्चों कैसा होता है? अध्रुवित होता है, यानी नेचुरल लाइट की बात हो रही है। जैसे सन, अभी बताया, सन से आने वाली, कैंडल से आने वाली, लैंप से आने वाली लाइट जो है नेचुरल लाइट। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें बच्चों तो क्या कहेंगे? ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। सममित रूप से होने का मतलब है बच्चों, अगर कंपन ऐसे हो रहे हैं तो ऐसे भी हो रहे होंगे, ऐसे भी हो रहे होंगे, हर दिशा में होंगे। ऐसा नहीं कि इधर हो रहे हैं इधर नहीं हो रहे, फिर इधर हो रहे हैं फिर इधर हो रहे हैं, फिर इस एंगल पर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब देखें यहाँ भिन्न भिन्न तलों में कंपन हो रहे हैं बच्चों। जैसे ये वाला जो हमने सीधा वेक्टर बनाया था बच्चों, उसके वाइब्रेशन इस तल में हो रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा घूम गया तो ये इस तल में हो रहे हैं, नीचे वाले के कंपन इस तल में हो रहे हैं। तो भिन्न भिन्न तलों में हो रहे हैं ये कंपन। बात समझ गए ना? एक सीधा जो हमने बनाया था वाइब्रेशन, जैसे इस तल में भी कंपन होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, ऐसे भी हो रहे होंगे। ऐसे होने का मतलब ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे भी हो रहे होंगे यानी ऐसे ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे भी हो रहे होंगे यानी ऐसे ऐसे, यानी सभी दिशाओं में और सभी तलों में हो रहे होंगे जो कि इसके लंबवत होंगे। तो इसलिए ये प्रकाश कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। तो अभी जो मैंने बात बताई, इसकी जो परिभाषा बताई कि तरंग संचरण की दिशा के मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो बच्चों अभी जो समझाया वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यानी यहाँ वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होंगे बच्चों, तो तल बहुत सारे तलों में वाइब्रेशन हो रहे होंगे, ऐसा प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा और सभी संभव दिशाओं में हो रहे होंगे। तो अध्रुवित प्रकाश समझ में आ गया। अब ध्रुवित प्रकाश को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है,
अब आगे चलते हैं ध्रुवित प्रकाश की तरफ। तो बच्चों अब चलते हैं ध्रुवित प्रकाश को समझते हैं। दैट इज पोलराइज्ड लाइट। तो पहले ये समझ लें कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बच्चों। अभी हमने बताया था कि कंपन सभी दिशाओं में हो रहे थे। अब अगर कंपन केवल एक ही दिशा में हो रहे हैं, यानी केवल एक ही तल में हो रहे हैं, जब एक ही दिशा में हो रहे होंगे तो तल भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो वो लाइट कैसी हो जाएगी? ध्रुवित, पोलराइज्ड। तो जैसे ऐसे समझते हैं कि जैसे ये अध्रुवित प्रकाश था बच्चों, कुछ वेक्टर सी बना लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे फिगर को, ठीक है। और ये है तरंग संचरण की दिशा, यानी प्रकाश संचरण की दिशा। आगे लिखेंगे इसको। ये क्या है? प्रकाश संचरण की दिशा। तो बच्चों अगर हम कुछ ऐसी युक्ति यहाँ लगाएं जिससे कि यहाँ कंपन सभी तलों में हैं, यहाँ केवल एक ही दिशा में हों, जिसे हम यहाँ पर इस तरीके के कंपन प्राप्त कर लें कि वाइब्रेशन केवल इस दिशा में हो, सारे वाइब्रेशन इसी दिशा में हों। तो ये कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश। अब सभी दिशाओं में नहीं हो रहे, केवल एक ही दिशा में हो रहे हैं। अब जब एक दिशा में हो रहे हैं बच्चों तो एक ही तल में हो रहे होंगे, यानी इनका जो तल बना, इसे मैं तल बना दूं, इस तल में हो रहे हैं, एक ही तल में हो रहे हैं सारे कंपन। यहाँ बहुत सारे तलों में हो रहे थे, तो ये कहलाएगी समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि एक ही तल में है वाइब्रेशन, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या हुई? समतल। और ऐसे भी कह सकते हैं कंपन एक ही रेखा में हो रहे हैं, तो रैखिक ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण हो गया, या मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या रैखिक ध्रुवित प्रकाश। रैखिक ध्रुवित या रेखीय कुछ लिख सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश अर्थात लीनियर पोलराइज्ड लाइट। तो समतल ध्रुवित क्यों कहा? क्योंकि जो कंपन भिन्न भिन्न तलों में हो रहे थे अब वो केवल एक ही तल में होने लगे और एक ही रेखा में होने लगे, एक ही दिशा में होने लगे, इसलिए उसको रैखिक ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। एक ही बात है, या ऐसे कह लो या ऐसे कह लो। अब ये होगा कैसे बच्चों? तो इसके लिए कुछ युक्तियां हैं। ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने की जो युक्तियां हैं बच्चों, यानी डिवाइसेस, वो अभी मैं बताऊंगा। जैसे जो डिवाइसेस हैं, युक्तियां, डिवाइसेस, जैसे हम टूरमैलिन क्रिस्टल से कर सकते हैं। टूरमैलिन क्रिस्टल से ये काम कर सकते हैं।
तो ये ध्रुवण हो गया बच्चों, यही ध्रुवण हो गया, यानी जो कंपन सभी दिशाओं में थे वो केवल एक ही दिशा में सीमित हो गए, ठीक है ना। तो टूरमैलिन क्रिस्टल यानी टूरमैलिन क्रिस्टल, दैट इज TOUR, टूरमैलाइन क्रिस्टल, या हम कह सकते हैं पोलरॉइड, ये वो डिवाइस हैं जिससे हम इस घटना को अंजाम देते हैं, ये क्रिया करते हैं, पोलरॉइड। इनको आगे पढ़ाएंगे, अभी समझ लें। या तीसरा मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, ये प्रकाश संचरण की दिशा है, ये तो अलग बात हो गई। तीसरी बात हो गई निकोल प्रिज्म। ये बच्चों कैल्साइट क्रिस्टल से बना होता है, निकोल प्रिज्म। ये किससे बनाया जाता है, जानकारी के लिए बता दूं, कैल्साइट क्रिस्टल से। ऐसे लिख देता हूं, मेड ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल को एक विशेष स्थिति में काटकर ये निकोल प्रिज्म की रचना की जाती है। तो ये ऐसी युक्तियां हैं जो इस क्रिया को करती हैं। यही क्रिया ध्रुवण कहलाती है कि अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल देखें बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक टूरमैलिन क्रिस्टल रख दूँ, तो इन क्रिस्टलों में कुछ विशेषताएं होती हैं। ये एक एक्सिस होती है इनमें, इसको हम पास एक्सिस कह सकते हैं, पारित अक्ष। तो इस अक्ष से, जैसे प्रकाशीय अक्ष भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में प्रकाशीय अक्ष लिखा होगा, कि यहाँ जो वाइब्रेशंस थे, देखिए ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन जब इस क्रिस्टल के सामने अध्रुवित प्रकाश डाला जाएगा तो इससे निकलने वाला जो इमर्जेंट लाइट होगी, जो निर्गत प्रकाश होगा, उसमें से केवल वही कंपन पार हो पाएंगे जो इस अक्ष के समांतर होंगे। बाकी के जो लंबवत होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, उससे अवशोषित हो जाएंगे, एक तरीके से कट हो जाएंगे। तो जो उसके समांतर, यानी अब इसमें से केवल वही वाइब्रेशंस निकलेंगे जो इस अक्ष के पैरेलल हैं। इसको ऐसे रख दूं तो ऐसे ऐसे वाले वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे, वो भी सब एक ही दिशाओं में होंगे, वो भी समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। तो ये क्या है, टूरमैलिन क्रिस्टल। इसकी जगह हम पोलरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं समझा दूंगा। मतलब ये तीनों डिवाइस जो हैं वो यही क्रिया करती हैं, लेकिन सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि विधियां क्या क्या हैं। ये तो डिवाइस हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी बताएंगे। तो अभी मैंने बताया टूरमैलिन क्रिस्टल से केवल यही वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे। अगर मैं इसको अभी बताया ऐसे घुमा दूं तो इसी के अक्ष के जो समांतर होंगे केवल वही वाइब्रेशन निकलेंगे। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ, रेखीय ध्रुवित प्रकाश हुआ, क्योंकि एक ही रेखा में एक ही दिशा में वाइब्रेशन हो रहे हैं और एक ही प्लेन में हो रहे हैं। और हाँ बच्चों, एक बात और, जिस तल में ये वाइब्रेशन हो रहे हैं, जैसे ये तल कहलाता है, यहाँ लिख देता हूँ, कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर इस तल के लंबवत एक तल खींचा जाए, जैसे अगर ये तल ये है तो इसके लंबवत तल ये हुआ बच्चों, जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, एक ऐसे बना सकता हूँ या ऐसे भी, चलो ऐसे बना दूँ, ऐसे बना देता हूँ। जैसे ये तल गुजरेगा इसी रेखा से जो संचरण की दिशा है, लेकिन अब इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जिसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे। इस तल में कोई कंपन नहीं होगा। ये जो तल मैंने डॉट डॉट बनाया है बच्चों, ये वाला तल, ये कहलाता है ध्रुवण तल। अब कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं, ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहलाएगा, ध्रुवण तल को क्या कहेंगे,
प्लेन ऑफ, यहाँ लिख दिया है बच्चों, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसी बात को लिख रहे हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो कंपन तल के लंबवत जो तल है वो ध्रुवण तल हो गया, और जिस तल में, हाँ, ध्रुवण तल में कोई कंपन नहीं होगा बच्चों, लेकिन कंपन तल में कंपन होंगे, एक ही तल में होंगे वो, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो अभी हमने टूरमैलिन क्रिस्टल लिया, ऐसे ही हम पोलरॉइड ले सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर निकोल प्रिज्म रख सकते हैं, एक ही दिशा के वाइब्रेशन पास आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। अब आप कहेंगे सर जो तिरछे थे उनका क्या होगा? जो बिल्कुल लंबवत होगा, ऐसे जो कंपन इसके लंब, वो तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, लेकिन जो तिरछे हैं बच्चों, जो तिरछे वाइब्रेशन हैं ऐसे या ऐसे, इनको घटकों में तोड़ा जा सकता है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक इनसे पार हो जाएगा, क्षैतिज घटक, वो सॉरी, मतलब जो घटक इसके समांतर होगा वो पार हो जाएगा, और एक घटक लंबवत आएगा वो इससे कट हो जाएगा, रुक जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के अगर सिमेट्री देखें तो यहाँ जितनी इंटेंसिटी है, चलो अभी इसको बना लो, फिर पोलरॉइड से समझाएंगे, ठीक है, इसे बनाइए फिलहाल, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने अध्रुवित प्रकाश को किससे गुजारा था? टूरमैलिन क्रिस्टल से। तो मैंने अभी बताया था कि टूरमैलिन क्रिस्टल हो, या हम इसकी जगह पोलरॉइड भी ले सकते हैं। जैसे ये पोलरॉइड की एक सीट है। अब आप कहेंगे कि सर ये पोलरॉइड क्या होता है, तो बच्चों आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इसका फंक्शन वही है जैसा अभी हमने देखा था कि जो उसकी ऑप्टिकल एक्सिस या पास एक्सिस थी, उसके समांतर जो भी कंपन थे वही पास आउट हुए थे, ठीक है ना। तो एक हमने ये बना दिया पोलरॉइड। क्या है ये? पोलरॉइड है बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ ये क्या है, एक सॉरी बच्चों, पोलरॉइड। तो इसमें भी ऐसी एक्सिस होती हैं, सॉरी, इनको पारित अक्ष या पास एक्सिस कहते हैं। ये किस तरीके से बनाए जाते हैं बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पोलरॉइड है बच्चों। अब ये भी वही काम करेगा कि इसकी अक्ष के समांतर जो वाइब्रेशन है, जैसे इसकी पारित अक्ष ये हुई, ये अक्ष क्या कहलाएगी? पारित अक्ष। मैं यहाँ लिख देता हूँ पारित अक्ष। पारित अक्ष यानी पास एक्सिस। ये क्या करेगा कि जो वाइब्रेशंस, जो कंपन इस अक्ष के समांतर हैं वही पास आउट होंगे। तो इसमें से वही निकलेंगे बच्चों जो इस तरीके से होंगे, यही वाइब्रेशन निकलेंगे जो इसके समांतर होंगे, पास एक्सिस के। तो रेस्ट्रिक्ट हो गए, बाकी के वाइब्रेशन रुक गए। इस तरीके से ये हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिल गया। ये क्या है बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीछे मैं लिख चुका हूँ, अब यहाँ नहीं लिख रहा। तो अब बात ये आती है, ये पोलरॉइड है बच्चों, इसमें से गुजर के ये क्रिया हो गई कि अब जो कुछ एंगल बना रहे हैं उनका क्या होगा। अब इसका क्या है फंक्शन बच्चों, समझ लें कि जो दोलन, जो वाइब्रेशन इसके समांतर हो रहे होंगे वो पास आउट हो जाएंगे, और जो इसके लंबवत हो रहे होंगे ऐसे ऐसे, इसके लंबवत, लंबवत मीन्स लंबवत, आप समझ रहे हैं, इस बोर्ड के तल पर एक लंब रेखा खींच दें, यानी वाइब्रेशन ऐसे हों। ये वाइब्रेशन ऐसे हैं। अब मैं इन वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो इससे रुक जाएंगे, अब शोषित हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इधर पास आउट नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे। अब जो एंगल बना रहे हैं उनका क्या होगा, इस बात को समझें। तो जैसे बच्चों मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी, जैसे ये आप देख रहे हैं, पहला और दूसरे नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे ये वर्टिकल लाइन खींची,
तो दूसरे नंबर वाला वाइब्रेशन ये है। तो इस वाइब्रेशन को बच्चों हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं, यहाँ से गिराएं, तो एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो हर वाइब्रेशन के ये वाले घटक जो इसके समांतर होंगे वो निकल जाएंगे, और तिरछे वालों के ये जो हैं, अब ये वाला घटक क्या होगा, इसके लंबवत होगा, वो रुक जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के ये रहा बच्चों कि जैसे एक वाइब्रेशन ये है जो बिल्कुल इसके पैरेलल है, वो निकल गया। एक वाइब्रेशन ऐसा है जो इसके लंबवत है, वो रुक गया। एक निकल गया, एक रुक गया। अब जो तिरछे थे उनमें से एक एक घटक निकला और दूसरे दूसरे घटक अवशोषित हो गए। बात समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तीव्रता जितनी थी लाइट की, ये अध्रुवित प्रकाश इस पर गिराया था, साधारण प्रकाश गिराया था, तो इस पोलेरॉइड से निकलने के बाद आधा प्रकाश ही बाहर निकला एक तरीके से। जो समांतर थे वो पूरे निकल गए, जो तिरछे थे, एंगल बना रहे थे, उनके वो घटक जो जैसे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, क्योंकि ऊर्ध्वाधर अच्छे है, यहाँ पर जो पारित अच्छे है वो ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर घटक पास आउट हो गए और क्षैतिज घटक यहीं पर रुक गए। तो कितना प्रकाश बाहर निकला? कॉमन सेंस की बात, 50%, आधा ही तो निकला। तो अगर यहाँ पर तीव्रता इस प्रकाश की I0 थी, तो यहाँ जो लाइट निकली बच्चों वो I0/2 रह गई, आधी, यानी अर्थात कितने परसेंट? दैट इज़ 50%। 50% पास आउट यहाँ से हो गई। तो इंटेंसिटी कम हो गई, तीव्रता लाइट की कम हो गई पोलेरॉइड से निकलने के बाद, और हमें कैसा प्रकाश मिल गया? समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय ध्रुवित प्रकाश, और ये दिशा तरंग संचरण की है। तो ये कंपोनेंट वाली बात समझ में आ गई, इसको हटा दें। पास एक्सेस समझ में आ गई। चलो अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी नहीं हटा रहे। अब हम एक बात सोच रहे हैं बच्चों के, चलिए हमने पोलेरॉइड लगाकर या निकोल प्रिज्म, जैसा निकोल प्रिज्म में या टूरमैलिन क्रिस्टल में किया था बच्चों, टूरमैलिन क्रिस्टल में भी ऐसा ही होगा, निकोल प्रिज्म में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना, और पोलेरॉइड में भी ऐसा ही होगा। वो मैंने दोबारा आपको ये बताने के लिए कि कंफ्यूज ना हो जाएंगे पोलेरॉइड में कैसे होगा, तो वो बताने के लिए मैंने यहाँ दोबारा उसी घटना को जो अभी थोड़ी देर पहले क्या बना के बताई थी, ऐसे करके मैंने कैल्साइट टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया था, ये उसकी एक्सेस थी, इसमें से यही निकले थे, तो या तो ये लगा लें या ये लगा लें, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 50% लाइट बच्चों बाहर निकल गई पोलेरॉइड से। अब प्रश्न ये उठता है क्या हम इससे भी कम कर सकते हैं? तो कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही दिशा में हैं, इनके घटक नहीं बन सकते यहाँ डिफरेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे कोई तिरछा वाइब्रेशन है तो इसके दो घटक ऐसे और ऐसे बन जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सीधा है उसके दो घटक कैसे बनेंगे? वर्टिकली है। तो अब उसमें घटक उस दूसरे पोलेरॉइड को अगर लगा दें, जैसे घटक कैसे बनेंगे? अभी इसका वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल घटक ही तो नहीं बनेगा, जैसे ये है। अब मैं यहाँ घटक निकालना चाहूँ और यहाँ तो घटक बन जाएगा, ठीक है ना। तो 50% लाइट हमें मिली, इससे भी कम करें तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बच्चों हमें दूसरा पोलेरॉइड लगाना होता है इसके आगे। इसके आगे हमने क्या किया? दूसरा पोलेरॉइड लगा दिया, ठीक है। ये इसकी पास एक्सिस हैं, ये P1 और ये P2, ये पहला पोलेरॉइड, ये दूसरा पोलेरॉइड, और ये यहाँ पर हम निर्गत प्रकाश को देखेंगे तो यहाँ देखें ये वाला पहला पोलेरॉइड जो है वो क्या काम कर रहा है? प्रकाश की तीव्रता प्रकाश को ध्रुवित कर रहा है, तो इसे हम ध्रुवक कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? ध्रुवक। P1 को, पहले वाले को, यानी पोलेराइजर। अब ये प्रकाश कैसा है? हम किसी भी प्रकाश को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है। उसके लिए हमें दूसरे पोलेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है विश्लेषण करने के लिए, तो इसको हम कह देते हैं विश्लेषक। दूसरे पोलेरॉइड को क्या कह देते हैं बच्चों? विश्लेषक, यानी एनालाइजर।
अब इसको घुमाकर, अब देखो जैसे अभी हमने बिल्कुल पैरेलल रखे हैं, तो यहाँ I0/2 निकली है, तो यहाँ भी इसके ऊपर गिरने वाली संपूर्ण लाइट यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि सारे वेक्टर इस अक्ष के अनुदिश हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है बच्चों। तो कंप्लीट लाइट, जैसे 1 2 3 4 मैंने यहाँ बनाए हैं, तो यानी 100%, 50% का 100% नहीं हो जाएगा बच्चों। मेरा 100% कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ की बात नहीं कर रहे कि यहाँ I0 थी तो यहाँ I0/2 हो गई। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो तीव्रता है वही, अगर अब देखिए ये पहला केस मैंने समझाया था, यहाँ पर तीव्रता अगर I0 होती तो यहाँ भी पूरा प्रकाश निकल जाता, तो I0 होती, यानी 100% यहाँ से पास आउट हो गया। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी विश्लेषक पर गिराया जाता है और उसकी एक्सिस उसके पैरेलल होती हैं कंपनों के, तो पूरा प्रकाश बाहर निकल जाता है 100%। और यहाँ से देखें तो यहाँ अब भी कितना है, 50%। यहाँ की कंपैरिजन करें तो 50% ही है, ठीक है ना। अब ये ना देखेंगे सर यहाँ I0 था, यहाँ भी I0 आ गया। ये बच्चों मैं अलग बात बता रहा हूँ, ये अलग बता रहा हूँ, तो इसे हटा दूँ मैं, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी चलिए I0 से ही बात कर लेते हैं। जैसे I0 था, I0/2 यहाँ निकला, तो यहाँ भी I0/2 निकला, ठीक है। तो इसकी तुलना में यहाँ 50%, यहाँ 50%, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ 100% है। अब अगर हम इसको घुमा दें तो तीव्रता को कंट्रोल कर सकते हैं, 50% से भी कम कर सकते हैं, 0 तक ला सकते हैं। वो कैसे, उसको समझें। तो पहले इतनी बात का एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हमने विश्लेषक की दिशा को इसके पैरेलल नहीं रखा है, कुछ एंगल पे रखा है। जैसे अब एक्सिस इस तरीके से हैं, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे, जो पास एक्सिस हैं, और कितना एंगल बना रही हैं इस एक्सिस के साथ, ये वाली लाइन ये हो गई, कितना एंगल बना रही हैं, थीटा। तो अब क्या होगा बच्चों, ये पूरे कंपोनेंट, मतलब ये पूरे वेक्टर्स इससे पास आउट नहीं हो सकते, इनके केवल वही घटक पास आउट होंगे यहाँ से जो कि इनके पैरेलल होंगे, यानी इनका इस दिशा में घटक और उसकी लंब दिशा में घटक। लंब दिशा वाले घटक नहीं निकलेंगे, इसके केवल इसी दिशा वाले घटक। अब यानी ये घटकों में टूटने लगा, तो तीव्रता इतने से कम होगी। हम ये कहना चाह रहे थे यहाँ की तीव्रता की 50% से कम प्राप्त करनी है, तो एंगल बना दिया थीटा का, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी के पैरेलल कंपोनेंट्स, ये वाले कंपोनेंट्स निकलेंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल होंगे, इस दिशा में इनके घटक टूटेंगे बच्चों। लेकिन ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश रहा, क्योंकि एक ही दिशा में वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक ही प्लेन में हो रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि यहाँ इंटेंसिटी, मतलब यहाँ की इंटेंसिटी की तुलना में यहाँ की इंटेंसिटी अब बच्चों कम हो जाएगी, क्योंकि इनका एक घटक रुक गया, केवल वही घटक निकले जो इनके पैरेलल थे। तो वो कितना होगा, तो देखें बच्चों, जैसे अभी मैंने ये फिगर बनाया है, कोई सा एक वेक्टर ले लें, जैसे इसको हम ले लें अगर, अब जैसे थीटा एंगल बना रहा है कोई भी वाइब्रेशन, तो जैसे ये वाइब्रेशन है, जितना एंगल बदलते जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी, ठीक है ना। इस बात को भी समझाएंगे। इसका एक घटक हमें इसके समांतर निकालना है ऐसे, तो हमें लंब गिराना होगा इस पर और इस पर, ये एंगल थीटा। अगर यहाँ पर आयाम वेक्टर्स का, यहाँ का आयाम E0 हो, बड़ा सा बनाना चाह रहे थे, E0 हो, तो इधर घटक E0 cos थीटा हो गया, ये वाला घटक, एक घटक इधर, ये वाला जो घटक होगा बच्चों वो इसके लंबवत हुआ। लंबवत वाले घटक पास आउट नहीं होंगे, रुक जाएंगे, तो इंटेंसिटी कम होनी है, 50% से भी कम हो गई इसकी तुलना में। एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये कट हो गया, ये पास आउट हो गया। तो इस वेक्टर का कुछ हिस्सा कट हो गया ना बच्चों, वो एंगल पर डिपेंड करेगा कि कितने एंगल से घुमा रहे हैं।
तो यहाँ की इंटेंसिटी यहाँ की तुलना में कम ही आनी है। यानी इस प्रकाश की तुलना में जो यहाँ 50% मिल रहा था, दूसरा पोलराइड लगाकर उस इंटेंसिटी को 50% से भी कम किया जा सकता है, 0 तक ले जाया जा सकता है। इसको बिल्कुल लंबवत रख दें जैसे ये रखा है, और इसकी अक्ष ऐसे ऐसे हो जाए तो यहाँ कोई लाइट नहीं निकलेगी, क्योंकि फिर सारे वाइब्रेशन लंबवत हो जाएंगे। बात समझ रहे ना। यहाँ पर ये जो एक्सिस हमने ऐसे बनाई है, इस पोलराइड की एक्सिस ऐसे हों तो ये सभी कट हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस दिशा का कोई, इस दिशा में लंब दिशा में कोई घटक नहीं निकलेगा। तो ये घटक कितना हुआ बच्चों, E0 cos थीटा। बात समझ रहे हैं। तो तीव्रता कम हुई, इतना समझाया था अभी। ये बात बतानी थी कि तीव्रता कम करनी है तो दूसरा पोलराइड लगा करके हम कम कर सकते हैं। 50% से लेकर कहाँ तक कर सकते हैं, 0% तक। 0% कब होगा, एंगल घुमाते घुमाते जाइए और इसके परपेंडिकुलर कर दीजिए, परपेंडिकुलर पर शून्य हो जाएगी। इसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करेंगे बच्चों। तो चलिए वो आगे की बात है, लेकिन अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से ध्रुवण होता है। अब हम बात करेंगे कि ध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट कैसे करें। ये बातें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों आगे चलते हैं। अभी आपने देखा कि अगर ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसके लंबवत साधारण प्रकाश में वाइब्रेशन सभी संभव दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, इस तरीके से सभी दिशाओं में। अब संक्षेप में बात करेंगे, लेक्चर बच्चों बहुत लेंदी होता जा रहा है, कुछ बातें अगले वीडियो के लिए छोड़ देंगे। तो ऐसा प्रकाश क्या हो गया बच्चों, अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। अब सारांश पर आते हैं, जो कुछ अभी हमने पढ़ा। अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट। अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अध्रुवित प्रकाश कैसे दर्शाया जाता है कॉपी पर, और ध्रुवित प्रकाश कैसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ वाइब्रेशन सभी दिशाओं में हैं। अगर हम एक पोलराइड लेते हैं, इसके आगे बता देते हैं, ये अध्रुवित प्रकाश हुआ। इसके आगे अगर हम एक पोलराइड लगा दें, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बना रहा, ये क्या है, पोलराइड, जिसकी ये पास एक्सिस है। तो यहाँ जो वाइब्रेशन मिलते हैं वो इसी के समांतर वाले मिलते हैं। ये हो जाती है समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि एक ही तल में होने लगा। रिवीजन का अभी का पूरा सारांश निकालना है, जो कुछ पढ़ा और कैसे दर्शाएंगे। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश को इस तरीके से दिखाएंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय, क्योंकि एक ही रेखा में हो रहे हैं। ये सब पीछे बता चुका हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में भी। अब अगर इस पोलराइड को मैं ऐसे कर दूं, पास एक्सिस ऐसे है, घुमा के 90 डिग्री पर ले आऊं, तो यहाँ से जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो कैसे होंगे बच्चों, ऐसे लंबवत। अब उनको बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता, यानी वाइब्रेशन अब कैसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो उनको दिखाने के लिए, यानी यहाँ कंपन ग्रीन बोर्ड के तल में है। ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश बनाया है, यहाँ पर वाइब्रेशन इस बोर्ड के तल में है और लंबवत है, तो यहाँ डॉट से दिखाएंगे। तो ये बच्चों रिप्रेजेंटेशन है समतल ध्रुवित प्रकाश का। ये समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हुआ यहाँ, और ये अध्रुवित प्रकाश हुआ। मतलब एक तरफ बात कर रहे हैं हम अध्रुवित प्रकाश की, और एक तरफ ध्रुवित प्रकाश की, और कॉपी पर उसको कैसे चित्र से प्रदर्शित करेंगे इसकी भी बात कर रहे हैं। तो देखें, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। यहाँ कंपन कैसे हैं, ये भी देखो, ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश है, लेकिन यहाँ कंपन आप क्या लिखेंगे, कागज़ में, मुझे लिखना चाहिए ग्रीन बोर्ड, कागज़ के तल के लंबवत।
और यहाँ ये जो है कंपन कागज़ के तल में। कॉपी पर दिखाने का तरीका है। अब देखें बच्चों, अध्रुवित प्रकाश को आप ऐसे दिखाएंगे, लेकिन एक तरीका और है। अगर इन कंपनों को मैं घटकों में तोड़ लूँ तो एक घटक, इन सब के एक घटक एक इस दिशा में आएंगे। जैसे किसी एक को ये ले लूँ तो घटक इधर आएंगे और इधर आएंगे, यानी लंबवत आएंगे और तल में आएंगे। तो अध्रुवित प्रकाश को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब ये और ये भी अध्रुवित प्रकाश हो गया, ठीक है ना। ये भी अध्रुवित प्रकाश और ये भी अध्रुवित प्रकाश हो गया बच्चों। बात समझ रहे हैं? या और भी बना लीजिए। केवल एक ही बना दीजिए ऐसे करके। ये भी मतलब घटकों को तोड़कर दो दिशाओं में ही तो रह गए। एक दिशा ये, तो एक दिशा लंब बताएगी। लंब दिशाओं में ही घटक तोड़ते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और समतल ध्रुवित प्रकाश को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखीय ध्रुवित प्रकाश। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन केवल एक ही तल में होते हैं या एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं और सभी दिशाओं में सममित नहीं होते, ऐसा प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है बच्चों। अभी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा। चलो, परिभाषा समतल ध्रुवित प्रकाश की यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बात अलग हुई, इतने में आ जाएगी। यही बात जो मैंने अभी बोली है यहाँ लिख देते हैं। तो आप आज के लेक्चर में ये सीख गए कि ध्रुवित प्रकाश क्या है और अध्रुवित। सीधी बात भाई, अध्रुवित में सभी दिशाओं में कंपन, मोटे तौर पे सीख लीजिए। अध्रुवित में सभी दिशाओं में कंपन और ध्रुवित में केवल एक ही दिशा में कंपन, एक ही तल में कंपन, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखें, वह प्रकाश। चलिए मैं लिख देता हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए रोक करके आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बच्चों ये मैंने डेफिनेशन लिख दी जो अभी समझाया था। तो इस तरीके से आज आप सीख गए बच्चों कि अध्रुवित प्रकाश क्या है और ध्रुवित प्रकाश क्या है। अभी स्टार्टिंग है, आज का लेक्चर केवल एक ध्रुवण का इंट्रोडक्शन था। तो इस तरीके से प्रकाश को ध्रुवित कर लेने की घटना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाती है। अब कल हम ये देखेंगे बच्चों के प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से हम इस क्रिया को कर सकते हैं, कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो लेक्चर को देखना न भूलें। और कल के लेक्चर में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नियम भी आने वाले हैं। तो आज तो केवल एक परिचय था, कल का लेक्चर बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो बने रहिए इस चैनल पर और कल का लेक्चर यानी कल का वीडियो देखना न भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।